नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत। 4 जनवरी 2024 को करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर जानने वाले हैं आप देश विदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जितनी भी जो महत्वपूर्ण गतिविधियां जो करंट अफेयर्स की सुर्खियां बनी हैं, आज को इसी सेशन के अंदर उनको करने वाले हैं कवर। सेशन की शुरुआत करने से पहले जानते हैं आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है और क्यों अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेशन की करते हैं शुरुआत आज के दिन के साथ में। आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? तो आज 4 जनवरी और 4 जनवरी 2024 का महत्वपूर्ण दिवस, जिसके अंदर विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। हम सब लोगों को विदित ब्रेल लिपि वो लिपि जो नेत्रहीन लोगों के लिए उजियारे की एक ऐसी लिपि जिसके अंदर एक नेत्रहीन अपने हाथों को इस प्रकार से सेट करके और अक्षरों को पहचान सकता है। तो नेत्रहीनों के लिए एक संजीवनी लिपि बनाने का कार्य करा और उस महान वैज्ञानिक का नाम था लुईस ब्रेल ने इस विधि को इजाद किया गया। और 4 जनवरी को इन्हीं के जन्म दिवस के आधार पर हर साल ब्रेल दिवस मनाने की जो शुरुआत है वो करी जाती है। यूएन के अगर संदर्भ में देखा जाए तो 2018 के अंदर यूएन के अंदर इस प्रकार का एक प्रस्ताव लाया गया कि हर साल 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाने की शुरुआत की जाएगी। 2019 का वो पहला साल था और दिन था 4 जनवरी। उस दिन से हर साल ब्रेल दिवस मनाने की शुरुआत की गई। तो बहरहाल आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना कि 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, जिसके अंदर लुईस ब्रेल ऐसे एक महान वैज्ञानिक जिन्होंने नेत्रहीनों को संजीवनी देने का कार्य किया। चलिए तो सेशन की शुरुआत करते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ में। जानते हैं हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने चीनी जासूसी जहाजों की एंट्री पर 1 साल के लिए रोक लगा दी है? भारत तथा अमेरिका के कड़े विरोध के बाद भारत का ही पड़ोसी देश श्रीलंका, जिसकी नजदीकियां हाल ही के अंदर श्रीलंका के साथ में ज्यादा हो रही थी और श्रीलंका का एक बहुत बड़ा पोर्ट हम्बनटोटा, जिसको 99 साल के लिए श्रीलंका ने चीन को दे दिया था। और वहां पे जासूसी एक्टिविटीज करने के लिए चीनी जहाज समय समय पर भारत के आसपास हिंद महासागर के अंदर अपना डेरा डाल रहे थे, जिसके अंदर सिंग यांग 6 और सियांग 6 ऐसे 2 चीनी जासूसी अभी जो मालवाहक या कह सकते हैं जिनको पहले बोला गया था कि मालवाहक है, लेकिन वो क्या निकले? जासूसी जहाज निकले, जिनको हिंद महासागर के अंदर चीन ने डिप्लॉय कर दिया था। भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई, अमेरिका ने भी कराई और अपनी कह सकते हैं हिंदुस्तान के पास का जो हिंद महासागर है, जिसके अंदर चीनी गतिविधियां हाल ही के दिनों के अंदर बढ़ गई थी, उन्हीं को रोकने के लिए श्रीलंका के समक्ष इस प्रकार के मुद्दे काफी दिनों से उठाए जा रहे थे। और उसी का परिणाम है कि विक्रम जो रानिल संघे वहां के जो राष्ट्रपति हैं, और उसके अलावा श्रीलंका के जो समकक्ष जो विदेश मंत्री, जिनके सामने हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने मुद्दा उठाया, और अभी वर्तमान में इसका जो परिणाम आपको जो देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर श्रीलंका ने, आंसर इसका हो जाएगा श्रीलंका। तो श्रीलंका ने 1 साल के लिए चीनी जहाजों पर क्या लगा दी है? रोक लगा दी है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? श्रीलंका हो जाएगा। देखते हैं श्रीलंका, भारत और अमेरिका के विरोध के बाद श्रीलंका का बड़ा कदम है। चीनी जासूसी जहाज सियांग होंग 3 जनवरी के मापित श्रीलंका में आने वाला था, और लेकिन वर्तमान में इसने यहाँ पे क्या लगा दी है? रोक लगा दी है। बात करते हैं पहले से कार्यरत चीनी जहाज सियांग 6 और सियांग होंग 3, ये ऑलरेडी पहले से यहाँ पे कार्य कर रहे थे। हाल ही में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, जिसका 6ठा संस्करण जो है वो श्रीलंका के अंदर आयोजित किया गया, और उसके अंदर हमारे जो एनएसए है अजीत डोभाल ने वहां पे क्या करी थी? शिरकत करी थी। अब बात करते हैं कि श्रीलंका वर्तमान में आर्थिक दृष्टि से काफी कमजोर हो रहा है, और उसी की वजह से जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने एक बहुत बड़ा वित्तीय सहायता उनको दी है, जिसके अंदर 337 मिलियन अरब डॉलर अमेरिकी जो है उनकी सहायता भी उनको अभी वर्तमान में दी है। बात करते हैं भारत के संदर्भ के अंदर, भारत के जो वित्त मंत्री महोदय है जिनका नाम निर्मला सीतारमण, उन्होंने भी श्रीलंका का विजिट किया था, और वहां पे श्रीलंका के एक छोटा सा शहर जिसका नाम त्रिकोमालारी, तो वहां पे अपनी जो एसबीआई की जो बैंक उसका भी लोकार्पण उन्होंने वहां पे किया है। श्रीलंका की अगर राजधानी के बारे में बात करते हैं तो राजधानी एक आर्थिक राजधानी है और दूसरी एक सामान्य राजधानी है। अगर राजधानी की अगर बात करते हैं तो कोलंबो वहां की आर्थिक राजधानी है, जिस प्रकार भारत की मुंबई है, जबकि जयवर्धनेपुरा वहां की क्या है? नई दिल्ली जैसी ही एक राजधानी है। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना कि वर्तमान में जो चीनी जहाज जो जासूसी के लिए आया करते थे, उनको चीनी
जो जहाज है उनको श्रीलंका ने 1 साल के लिए आने से क्या कर दिया है, मना कर दिया है। जानते हैं अगला प्रश्न संख्या 2। 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता अंडर 17 छात्र संवर्ग प्रतियोगिता का मुकाबले कहां खेले जाएंगे? आंसर हो जाएगा इसका राजस्थान। राजस्थान के अंदर 3 से लेकर के 6 जनवरी के आसपास अभी वर्तमान में यहाँ पे मुकाबले खेले जा रहे हैं। और जयपुर का जो एसएमएस स्टेडियम है, जो इंडोर स्टेडियम है, वहां पे मुकाबले खेले जा रहे हैं, जहां पे 29 राज्यों की छात्राएं भाग लेने वाली, लगभग 350 के आसपास छात्र यहाँ पे भाग लेंगी। और यहाँ पे कबड्डी का टूर्नामेंट अभी वर्तमान में खेला जा रहा है। बात करते हैं कि कबड्डी की जो टीम है उसको अगर देखा जाए तो अभी वर्तमान में कबड्डी की अभी आईपीएल की तर्ज पे एक प्रतियोगिता भी चल रही है और वर्तमान में इसके मैचेस भी हैं, वो भी भारत के अलग अलग शहरों के अंदर हो रहे हैं। वर्तमान में इसका जो 10वां संस्करण है वो वर्तमान में खेला जा रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। सवाई मानसिंह स्टेडियम इंडोर के अंदर वर्तमान में छात्रा संवर्ग अंडर 17 के मैचेस खेले जा रहे हैं और आयोजन का 3 से 6 जनवरी के मध्य किया जा रहा है। देश भर से 29 टीमें, 348 छात्र और 88-87 के आसपास ऑफिशियल स्टाफ की भी इसके इनको को ऐड करने के लिए इनके साथ में आया है। अब बात करते हैं प्रो कबड्डी लीग का जो 10वां सीजन है वो चल रहा है वर्तमान में। 2 दिसंबर को इसकी शुरुआत हो गई है और 21 फरवरी तक ये खेला जाने वाला है, 2024 तक। बात करते हैं कि प्रो कबड्डी लीग का जो पहला संस्करण खेला गया था उसकी जो विजेता टीम बनी थी वो बनी थी कौन सी? जयपुर पिंक पैंथर्स। जयपुर पिंक पैंथर्स बनी थी। और जो इसका जो 9वां खिताब था वो भी जयपुर पिंक पैंथर्स ने ही जीता था। सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाली टीम है जिसका नाम है पटना पायरेट्स। और सीजन 9 की जो विजेता थी जिस टीम का नाम क्या? पिंक पैंथर्स है। उद्घाटन सीजन कब होता है इसकी? 2014 के अंदर ही क्या हो गई थी? कबड्डी प्रो लीग की क्या होगी? शुरुआत हो गई थी। वर्तमान में इसका जो संस्करण है वो 10वां खेला जा रहा है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न संख्या 3। हाल ही में किस राज्य के डिप्टी सीएम की शपथ लेने और नियुक्ति को असंवैधानिक बताने वाली पीआईएल पे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी? इस प्रकार की सुनवाई जो होने वाली है वो राजस्थान के अंदर होने वाली है कि राजस्थान का भी जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया गया था उस समय राजस्थान के अंदर डिप्टी सीएम के लिए 2 ऐसे विधायक थे जिनको शपथ दिलाई गई। कौन कौन से थे? डिप्टी सीएम के तौर पे एक थी जिनका नाम क्या है? दिया कुमारी। और दूसरा उप मुख्यमंत्री बैरवा के तौर पे इन्होंने दो ने क्या ली? शपथ ली। लेकिन ये संवैधानिक तौर पे अगर देखा जाए तो वो क्या थे? यहाँ पे इनको असंवैधानिक घोषित करने के लिए पीआईएल वैसे यहाँ पे लगा दी गई जिसकी हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई होने वाली है। बात करते हैं अगर अनुच्छेदों के संदर्भ में तो आर्टिकल 163 और 164 के अंदर मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के अलावा जो मंत्रिमंडल के अंदर मुख्यमंत्री के ही अनुशंसा पे राज्यपाल मंत्रियों को भी क्या दिलाते हैं? शपथ दिलवाते हैं। आर्टिकल 163 और 164 के अंदर इसका उल्लेख है। पीआईएल कर्ता के द्वारा यह कहा गया है कि उप मुख्यमंत्री किसी प्रकार का संविधान के अंदर कोई पद ही नहीं है, उसकी कोई नियुक्ति नहीं है, तो फिर आप उसको कैसे दे सकते हो? तो ये देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट इसके अंदर क्या निर्णय सुनाता है। लेकिन बहरहाल एक पीआईएल जो है वो हाईकोर्ट के अंदर अभी वर्तमान में लॉन्च की गई है और इसका संबंध किससे है? राजस्थान के अंदर इसका संबंध है। जो प्रेमचंद बैरवा और जो दिया कुमारी हैं इनके खिलाफ ये नियुक्ति की जो सिफारिश है या जो नियुक्ति जो की गई थी उसके खिलाफ इसकी सुनवाई की जाने वाली है राजस्थान हाईकोर्ट में। चलिए जानते हैं इसके अंदर राजस्थान के अंदर के बारे में कुछ अन्य चीजें। संविधान में डिप्टी सीएम का प्रावधान बिल्कुल नहीं और ना ही नियुक्ति का प्रावधान है, ऐसा अनुच्छेद कहता है। आर्टिकल 163 और 164 में सीएम की अनुशंसा पर ही गवर्नर और मंत्रिपरिषद की क्या करता है? गवर्नर जो है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। बात करते हैं वर्तमान में जो राजस्थान के अंदर जो चुनाव हुई उसके अंदर मतदान प्रतिशत कितना था? तो था 75.45%। क्या है? 75.45% यहाँ पे मतदान का प्रतिशत रहा। विधानसभा ही 16वीं थी। विधानसभा की सीटों की संख्या के में अगर बात करते हैं तो 200 सीटें, 199 सीटों पे क्या हुए? चुनाव हुए। एक जो है प्रत्याशी चुनाव के दौरान ही उनकी मृत्यु हो जाती है तो चुनाव होते हैं 199 पे। और अभी 5 जनवरी को यहाँ पे एक सीट के अंदर भी क्या अभी वर्तमान में उपचुनाव होने वाले हैं और सीट का नाम है श्री कर्णपुर। बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा की सीटों के बारे में। तो लोकसभा की सीटें राजस्थान के अंदर 25 हैं जबकि राज्यसभा की सीटों की संख्या 10 है। विधानसभा की जो सीटें हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी 200 हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री के तौर पे
जो शपथ दिलाई गई है, जिनका नाम भजन लाल शर्मा है, जो सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से चुन करके आए हैं। बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान का गठन कब होता है? राजस्थान का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को इसका गठन हो जाता है और 7 चरण के अंदर इसका एकीकरण होता है। और एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो कब पूरी होती है? 1 नवंबर 1956 की इसकी एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होती है। और वर्तमान का जो राजस्थान आप देख रहे हैं वो 1 नवंबर 1956 को ही वर्तमान स्वरूप में आया था। बात करते हैं कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और ये खिताब राजस्थान को कब मिला? ये 2000 के अंदर मिलता है, जब एमपी से टूट करके छत्तीसगढ़ बनता है। तो राजस्थान पूरे भारतवर्ष का पहला ऐसा राज्य बन जाता है जो भौगोलिक जो क्षेत्रफल है उसमें सबसे बड़ा राज्य बन गया था। वर्तमान में कलराज मिश्र वहां के क्या है? राज्यपाल है, जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। हाल ही में आरबीआई द्वारा कितने प्रतिशत कम नेट एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट्स वाले बैंक के निवेशकों को डिविडेंड बांट सकेंगे? ऐसे कौन से बैंक हैं जिनका अगर एनपीए कम होगा तो डिविडेंड बांट सकते हैं? डिविडेंड का मतलब है कि जो लाभ होता है उसको अपने निवेशकों को भी बांटा जाता है। अब आरबीआई ने इस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि 7% से जो नीचे हैं उनको आप क्या कर सकते हैं कि डिविडेंड बांट सकते हैं, क्योंकि एनपीए नॉन परफॉर्मिंग जो असेट्स हैं वो बैंकों के अंदर सबसे ज्यादा देखे जा रहे थे। लेकिन लगातार आरबीआई की देखरेख की वजह से, निगरानी की वजह से वर्तमान में नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जिसको एनपीए बोला जाता था वो वर्तमान में लगातार कम हो रहा है। और इसी के लिए अलग अलग श्रेणियां भी बनाई गई हैं, जिसके अंदर प्राइवेट बैंक्स भी हैं, क्षेत्रीय सहकारी बैंक भी हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी हैं और अनुसूचित बैंक भी हैं। उनको अलग अलग कैटेगरी के अंदर क्या किया है? शामिल किया। बहरहाल इसका जो प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो होने वाला है 7%। बात करते हैं आरबीआई की, जिसने वर्तमान में भारत की जो जीडीपी है उसकी जो वृद्धि दर है जिसको 6.5 से कितना कर दिया है? 6.5 से उसको कर दिया बढ़ा करके 7% इन्होंने कर दिया है। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। शक्तिकांत दास वहां के आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई की स्थापना 1935 के अंदर इसकी स्थापना हो जाती है। देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। अब बात करते हैं 7% नेट एनपी वालों को इसके अंदर जगह दी जाएगी जिसमें अपना वो डिविडेंड बांट पाएंगे। 2005 में मानकों का आखिरी बार संशोधन हुआ था, उसके बाद में अभी इसके अंदर संशोधन किया जा रहा है। 1 वर्ष में डिविडेंड देने का प्रावधान है। 1 वर्ष हम सब लोगों को पता कि वित्तीय वर्ष जो है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक क्या रहता है? इसके अंदर वो चालू रहता है। लाभांश देने के लिए बैंक के पास में न्यूनतम 11.5% पूंजी पर्याप्तता अनुपात जिसको बोला जाता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो जो होता है वो कितना होना चाहिए? 11.5% तो होना ही चाहिए। अब बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की। और पेमेंट्स बैंकों का जो अनुपात कितना होना चाहिए एसएलआर का? 15% होना चाहिए कमोबेश। जो अनुसूचित जो बैंक है उनसे कहीं 4% ज्यादा। स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 9% के आसपास ये होना चाहिए। अब बात करते हैं कि आरबीआई के द्वारा इस प्रस्ताव को लागू करने की जो घोषणा है वो तो कर दी गई, लेकिन ये इंप्लीमेंट कब होगा? तो ये होगा वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंदर इसको लागू करने का प्रावधान वर्तमान में चल रहा है। अब बात कर रहे हैं कि भारत की जो जीडीपी है वो आरबीआई के अनुसार कितनी होगी? आंसर हो जाएगा इसका 6.5 से बढ़ा करके कितना कर दिया? इसको 7% कर दिया है। रेपो रेट वर्तमान में यथावत बनी हुई है, 6.5% के आसपास है। और काफी 3 ऐसी जो है मौद्रिक अभी सेशंस हुए जिसके अंदर इसको बढ़ाया नहीं गया, जबकि रिवर्स रेपो रेट है जो 3.35 ही रखा गया है। अब बात करते हैं कि रेपो रेट क्या है और रिवर्स रेपो रेट क्या है। आरबीआई जब दीर्घकालिक ऋण अनुसूचित बैंकों को जब बांटता है तो लेने वाला जो ब्याज है उसी को क्या बोलता है? रेपो रेट बोला जाता है। जबकि रिवर्स रेपो रेट वो धन होता है जिसमें बैंकों के पास में अधिशेष जो सरप्लस धन होता है वो हो जाता है और बैंक अपना जो धन है, जो रुपया है, पूंजी है, उसको आरबीआई के पास में जमा कराना चाहते हैं। उस समय आरबीआई कहती है मुझे तो पैसों की जरूरत नहीं है, अगर आप रखना भी चाहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ब्याज हम लोग जो लेते हैं आपसे उतना नहीं दे पाएंगे, उससे लगभग आधा ही जो दे पाएंगे। तो जहां पे 6.5% है, जबकि रिवर्स रेपो रेट में कितना है? 3.35% ही आरबीआई बैंकों को ब्याज देता है उनकी धन की एवज में यहां रखने के लिए। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के द्वारा किस टीम को हराकर 6ठी बार क्लीन स्वीप करा और किसके साथ हुआ है इस प्रकार का कारनामा? ये हुआ इस बार जिस प्रकार 46 साल के बाद में टेस्ट क्रिकेट
टीम जो भारतीय महिला थी जिसने बड़ा कारनामा करके दिखाया था, लेकिन इस बार उलट हो गया चीजें। ऑस्ट्रेलिया टीम ने भारत को क्लीन स्वीप कर दिया 6वीं बार। और ये किसको किया है? भारत की टीम को। कप्तान इसकी कौन? हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम जिसका क्लीन स्वीप किसने किया है? ऑस्ट्रेलियन टीम ने किया है। कितनी बार कर चुकी है अभी तक? 6वीं बार क्लीन स्वीप करने वाला कौन सा देश बना है? ऑस्ट्रेलिया बना है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत नहीं अपितु अलग अलग जो देश है जो क्रिकेट खेलते महिला क्रिकेट के तो में वहां पे भी उनको हराया है। देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। भारत को 3-0 की सीरीज से हराकर ऑस्ट्रेलिया बना विजेता। दोनों देशों के मध्य इतिहास की 9वीं सीरीज थी जिसमें 6वीं बार ऑस्ट्रेलिया ने क्लीन स्वीप किया है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को ही 4 बार क्लीन स्वीप किया है। इसके अलावा 2 बार ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है, लेकिन भारत के अंदर ही भारत को 4 बार हराया है। 7 बार की वर्ल्ड विजेता चैंपियन जो कौन सी? ऑस्ट्रेलिया वनडे इतिहास के अंदर 6वीं बार 36 टाइम 36वीं बार इस प्रकार का कारनामा करा है। अब बात करते हैं कि वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है जिनका नाम है हरमनप्रीत कौर है। और बात करते हैं भारतीय महिला टेस्ट टीम के जो कोच है जिनका नाम अमोल मजूमदार है। अब बात करते हैं कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम के अंदर शामिल होने वाली भारत की एकमात्र महिला क्रिकेटर जिनका नाम क्या है? डायना एडुलजी है, जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम के अंदर वीरेंद्र सहवाग के साथ में जगह दी गई थी। जो 2023 के अंदर वीरेंद्र सहवाग को भी इसके अंदर शामिल किया गया था और साथ में महिला क्रिकेटर जिनका नाम है डायना एडुलजी, उनको भी इसके अंदर शामिल किया गया था। चलिए जानते हैं अब मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने आपको पहले बताया था कि इंडियन पॉलिटी में कुछ ऐसे प्रश्न लेकर के आते हैं जो आपके लिहाज से या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए जानते हैं पहला प्रश्न, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अंतर्गत तो आता 300 क के अंदर यह आता है। वर्तमान में ये क्या है? विधिक या ये मात्र कानूनी अधिकार ही रह गया है। इससे पहले ये कौन से आर्टिकल में आता था? इसका है आंसर कौन सा? अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 के अंदर आता था, लेकिन उसके बाद में इसको चेंज करके और अनुच्छेद 300 के अंदर इसको शामिल कर दिया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? अनुच्छेद 300 क में। जानते हैं अगला प्रश्न, अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई और इसका चलन भी भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा? 17। अनुच्छेद 17 के अंदर अस्पृश्यता का, अनटचेबिलिटी का अंत जो कर दिया गया है, इसका संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 17। ये इस प्रश्न के माध्यम से आपने जाना। बात करते हैं भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से शामिल है, जिसके अंदर प्रदर्शन करने का अधिकार भी है, सिनेमा फिल्म देखने का अधिकार भी, प्रेस स्वतंत्रता का अधिकार भी है और उपरोक्त सभी। ये जो सारे के सारे हैं वो व्यक्ति की भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसी के अंदर चारों के चारों इसी के अंदर शामिल किए गए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बात करते हैं अनुच्छेद 21 के संविधान में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया? तो 86वां संविधान 86वां संविधान संशोधन था, जिसके अंदर 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के जो बालक और बालिकाएं हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का जो कार्य है वो केंद्र और राज्य कर सकेंगे। केंद्र शासित प्रदेश भी हो सकते हैं और राज्य भी हो सकते हैं। इनको 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो आर्टिकल 21 के अंदर किया गया, जिसके अंदर 6 से 14 वर्ष के जो बालक बालिकाएं इनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो आर्टिकल कौन सा होगा? 86वें संविधान संशोधन के दौरान की बात की गई है। बात करते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के विरुद्ध संरक्षण के सिद्धांत को मंजूरी दी गई है? तो आंसर केस हो जाएगा 20(2) के अंदर अनुच्छेद के अंदर कहा गया कि दोहरे दंड के विरुद्ध संरक्षण के अधिकार के जो सिद्धांत है उसको क्या दी गई है? मंजूरी दी गई है। चलिए जानते हैं आज के सेशन का 6वां प्रश्न। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक साइबर क्राइम के मामले में किस राज्य में दर्ज किए गए हैं? और आंसर इसका क्या हो जाएगा? तेलंगाना के अंदर साइबर क्राइम का मतलब आप सब लोग जानते हैं कि जिसके अंदर एटीएम का फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड का अगर फ्रॉड होता है, डेबिट कार्ड का होता है और खातों का जो संचालन होता है उसमें बहुत सारे ऐसे फ्रॉड अभी वर्तमान में देखने को मिल रहे हैं। तो एक दक्षिणी राज्य जिसकी स्थापना होती है 2 जून 2014 को और ये भारत का 29वां राज्य बनता है। राज्य की राजधानी हैदराबाद
और वर्तमान में ये चर्चाओं में बना रहा, जिसके अंदर पूछा जा रहा है कि साइबर क्राइम के मामले में तेलंगाना है वो है। हालांकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और झारखंड का जामताड़ा हम सब लोगों को विदित जो कुख्यात है, किसके लिए? साइबर ठगी के लिए ये कुख्यात माना जाता है। देख लेते हैं कुछ ऐसे आंकड़े जो भारत के अलग अलग राज्यों के अनुसार पाए गए हैं कि कहां पे सबसे ज्यादा कौन कौन से फ्रॉड किए जा रहे हैं। तेलंगाना है। अन्य शीर्ष राज्यों की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और बिहार में भी साइबर फ्रॉड के जो इस प्रकार के जो केसेस है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे दर्ज किए गए हैं। अब साइबर क्राइम होता क्या है? ऑनलाइन बैंकिंग, एटीएम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फेक प्रोफाइल, साइबर स्टॉकिंग और ब्लैकमेलिंग जैसे अपराध इसके अंदर किसमें साइबर क्राइम के अंदर शामिल होते हैं। अब बात करते हैं हॉट स्पॉट राज्य कौन से हैं जहां सबसे ज्यादा इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल रही हैं और सबसे ज्यादा यहाँ पे केस दर्ज किए जा रहे हैं, जिसके अंदर तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश ऐसे जैसे सरीखे राज्य जो हॉट स्पॉट अभी वर्तमान में बने हुए हैं। अब बात करते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर अगर सबसे ज्यादा कोई फेक न्यूज अगर कोई चलती है वो कहां पे चलती हैं? ये जो शीर्ष जो 6 राज्य हैं जिसमें तेलंगाना अभी भी सर्वप्रथम स्थान बनाए हुए, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश ऐसे देश के जो राज्य हैं जहां पे सबसे ज्यादा फेक न्यूज क्या होती है, फ्लोट करती है। फेक प्रोफाइल के अंदर शीर्ष राज्य कौन कौन से? जहां पे महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और तेलंगाना। ये कह सकते हैं भारत के जो मोटे मोटे जो बड़े बड़े राज्य जो है वो इसके चंगुल के अंदर फंस गए हैं, जहां पे उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन हो रहा है और उनके साथ में धोखाधड़ी भी जो है साइबर के जो ठग है, हैक करने वाले वो ऐसा कर रहे हैं। अब बात करते हैं एटीएम फ्रॉड की। एटीएम फ्रॉड में भी मैंने आपको इस प्रश्न के माध्यम से सारे ऐसे क्लूज बताए जिसके अंदर आप बात करते हैं साइबर ठगी के बारे में, फेक न्यूज के बारे में भी, एटीएम की ठगी के बारे में भी और बहुत सारी ऐसी चीजें जो अलग अलग राज्यों के अंदर सबसे ज्यादा हो रही है, दर्ज की जा रही है। तो एटीएम फ्रॉड के जो मामले सबसे ज्यादा बिहार में दर्ज किए गए, तेलंगाना में दर्ज किए गए और महाराष्ट्र में किए गए। तो हम देख रहे हैं कि तेलंगाना, बिहार और मध्य प्रदेश आपको हर जगह मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा इस प्रकार के जो मामले यहीं पे दर्ज किए जा रहे हैं। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न संख्या 7। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा चुनावी बॉन्ड की कौन से किस्त को बिक्री के लिए 11 जनवरी तक अंतिम तिथि निर्धारित की है? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? 30वीं ऐसी बिक्री के लिए इस प्रकार का भी क्या किया गया? अंतिम तिथि निर्धारित की गई है, जिसके अंदर 11 जनवरी के बाद में इस प्रकार के बॉन्ड नहीं बिकेंगे और एक बार बॉन्ड खरीदने के बाद में 15 दिन तक ही वो क्या रहता है? वैलिड रहता है। उसके बाद में जितनी जो बॉन्ड की जो राशि है उसको राष्ट्रीय पार्टियां या जो अन्य राजनीतिक दलों भुगतान उनका ले नहीं पाती है, तो 15 दिनों के अंदर आपको क्या लेना पड़ता है? भुगतान लेना पड़ता है। अब बात करते हैं आरबीआई के द्वारा सिर्फ एक ही बैंक को अधिकृत किया गया है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को बेचने के लिए और आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? एसबीआई। एसबीआई की वो चुनिंदा ब्रांचें हैं जहां पे चुनावी बॉन्ड को बेचा जा रहा है और जहां पे कोई भी आदमी या कोई भी ग्रुप किसी पार्टी को अगर चंदा देना चाहता है तो इनके माध्यम से वो दे सकता है। देखते हैं 30वीं किस्त जारी हो गई है और तारीख होने के 15 दिन तक ये वैध होगी। चुनावी बॉन्ड अधिकृत विक्रेता इसका एसबीआई है। उद्देश्य ये बॉन्ड जनवरी 2018 में पहली बार आया था, जिसमें राजनीतिक फंडिंग व्यवस्था को प्राप्त करने के साधन के रूप में अभी पेश किए गए थे। अब बात करते हैं एक चीज आई है, क्राउड फंडिंग। ये क्या है? क्राउड फंडिंग हाल ही में भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कांग्रेस ने इस प्रकार की घोषणा करी है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि हम क्राउड फंडिंग के माध्यम से भी क्या लेंगे? चंदा लेंगे। तो इस प्रकार की शुरुआत किस पार्टी ने करी है? कांग्रेस ने करी है। वर्तमान में ये भी चर्चाओं में बना हुआ था। अब बात करते हैं हाल ही में एसबीआई द्वारा सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक केडब्ल्यू के साथ में भी लाइन ऑफ क्रेडिट पे क्या करें? इन्होंने हस्ताक्षर करे हैं। अब बात करते हैं कि आधार की जो दर है वो 10.10% से बढ़ा करके कितनी कर दी है? 10.25% कर दी गई है, जिसकी वजह से लोन क्या हो गए? महंगे हो गए हैं। अब बात करते हैं एसबीआई बैंक की स्थापना। तो एसबीआई बैंक जो है वो इंपीरियल बैंक को प्रतिस्थापित करके और एसबीआई बैंक की स्थापना की गई थी ये 1955 के अंदर। भारत का सबसे बड़ा बैंक, सबसे ज्यादा जिसकी शाखाएं हैं वो कहां पे है? एसबीआई की भारतवर्ष के अंदर संचालित है। भारत ही नहीं अपितु विश्व के अनेक देशों के अंदर एसबीआई की शाखाएं वर्तमान के वहां पे संचालित की जा रही हैं। देश का सबसे बड़ा ब्रांचों वाला बैंक, हेडक्वार्टर इसका मुख्यालय यहाँ पे है और मैनेजिंग डायरेक्टर जिनका नाम है स्वामीनाथन जानकी रमन, वो वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर एसबीआई बैंक के बने हुए हैं। जानते हैं अगला प्रश्न संख्या 8। हाल ही में किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज किया गया?
आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, गुजरात। गुजरात के अंदर वर्तमान में एक गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया जिसके अंदर सूर्य नमस्कार इन्होंने लोगों ने करा और उसके बाद में वर्तमान में चर्चाओं में बना हुआ था। डायमंड बोर्स, डायमंड बोर्स एक वर्किंग प्लेस जो सूरत के अंदर स्थापित किया गया, जिसने अमेरिका स्थित रक्षा प्रतिष्ठान पेंटागन को भी क्या छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया। और विश्व का सबसे बड़ा अगर कोई वर्किंग स्पेस अगर कोई बिल्डिंग बनी है तो कहां पे बनी है, सूरत के अंदर बनी हुई है। हम सब लोगों को पहले से विदित हीरा जो कारोबार है उसके अंदर अगर कोई शीर्ष राज्य और शीर्ष राष्ट्र बना हुआ है तो कौन सा, सूरत, गुजरात का शहर और राष्ट्र भारत। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से ये भी जाना। अब देखते हैं 108 स्थानों पे 51 श्रेणियों के लगभग 4000 से अधिक प्रतिभागियों ने इसके अंदर भाग लिया। भाग लेने का वाला राज्य कौन सा है, गुजरात है। सूर्य नमस्कार के अंदर 12 शक्तिशाली योग है जिनके माध्यम से सूर्य नमस्कार को संपादित किया जाता है। बात करते हैं कि योग दिवस कब मनाया जा रहा है। हम सब लोगों को पहले से विदित 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत हो चुकी है और 2014 के बाद में इस प्रकार का कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी वर्तमान में संपादित किया जा रहा है। तो 21 जून सूरत के अंदर डायमंड बोर्स है। रूफटॉप सोलर के जो सोलर है, जहां के घरों के ऊपर जो है सोलर प्लांट लगाने में अव्वल जो स्थान है भारतवर्ष के अंदर, वो किसको मिला है, वो मिला है गुजरात को। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। हाल ही में प्रोफेसर बी.आर. कंबोज को एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह किस राज्य से संबंधित है, तो वो हरियाणा के कृषि वैज्ञानिक हैं जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं कि जो एम.एस. स्वामीनाथन क्या थे, तो ये एक कृषि वैज्ञानिक थे और इन्होंने भारतवर्ष के अंदर जो हरित क्रांति आई थी उसका जनक भी किनको माना जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को ही माना जाता है। इससे पहले नॉर्मन बोरलॉग एक ऐसे कृषि वैज्ञानिक थे जिसने विश्व भर के अंदर हरित क्रांति जैसी नई अवधारणा को जन्म दिया और उसी की बानगी है कि एम.एस. स्वामीनाथन वहां से उस टेक्निक को लेके आए और राजस्थान तो नहीं लेकिन पंजाब और हरियाणा दो ऐसे जो है वो राज्यों को इन्होंने चुना जहां पे सबसे अच्छे फर्टिलाइजर, उर्वरक और कीटनाशक और अच्छी भूमि का चुनाव करके और यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया गया फसलों का, जिसके अंदर गेहूं और चावल शामिल था। और अब बात करते हैं कि भारत जो खाद्यान्न आपूर्ति के मामले में विदेशों पे निर्भर रहने वाला था, जो वर्तमान में क्या बन गया, निर्यातक बन गया है। और ये कारनामा करने वाले भारत के जो कृषि वैज्ञानिक थे जिनको एम.एस. स्वामीनाथन के नाम से जाना जाता है और उन्हीं के नाम से हर साल पुरस्कार दिया जाता है। और इस बार ये पुरस्कार जीता है किसने, बी.आर. कंबोजकर ने, जो ये कहां के हैं, ये कृषि वैज्ञानिक है हरियाणा के। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं जिनका नाम प्रोफेसर बी.आर. कंबोज है। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक विस्तार विशेषज्ञ के रूप में काम करने की मान्यता देने के लिए कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के द्वारा वन हेल्थ वन वर्ल्ड अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में इनको क्या किया गया, सम्मानित किया गया। बात करते हैं एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार, जिसकी शुरुआत होती है 2004 में। ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट एंड एग्रीकल्चर साइंसेज के द्वारा इसको दिया जाता है। हरित क्रांति के जो जनक है जिनका नाम है एम.एस. स्वामीनाथन। अगर वैश्विक स्तर की बात करते हैं तो नॉर्मन जो बोरलॉग अमेरिकी जो कृषि विज्ञानी थे उनके नाम से इस पुरस्कार को जाना जाता है। पिछला जो 13वां पुरस्कार था वो सुरेंद्र एम सिंह सहगल को दिया गया 19 अगस्त 2023 को। अब बात करते हैं नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला है जिनका नाम क्या, डॉक्टर अमृता पटेल है, जिनको पहली बार एज ए महिला कैटेगरी के अंदर पुरस्कार दिया गया और भारतीय महिला था जिनका नाम क्या था, अमृता पटेल। नॉर्मन ई बोरलॉग वैश्विक हरित क्रांति के जनक है, उनकी याद के अंदर ये जो है वो पुरस्कार दिया जाता है। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना कि एम.एस. स्वामीनाथन जिनके नाम से क्या दिया गया, पुरस्कार दिया जाता है, वो जो वैज्ञानिक है जिनका संबंध हरियाणा से है। चलिए आज के सेशन का सेकंड लास्ट प्रश्न जानते हैं। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा 70 मिलियन। 70 मिलियन और 75 मिलियन के आसपास। 75 मिलियन, ये दो प्रकार के जो आंकड़े हैं जारी किए गए हैं, जिसके अंदर 75 वाला और 70 के आसपास का ये जो मिलियन है, यहाँ पे क्या किया, वैश्विक जनसंख्या की वृद्धि हुई है।
जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं इस प्रश्न के माध्यम से सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है वो कौन से देश में हुई है, ऐसे कौन से शीर्ष राष्ट्र हैं जो सबसे ज्यादा जनसंख्या के अंदर सहभागिता रख रहे हैं। तो सबसे पहले भारत, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे शरीकी राष्ट्र जहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। बात करते हैं कि 2023 का वर्ष और 2024 का जो जनवरी का जो वर्ष है उसके अंदर कितनी जनसंख्या बढ़ी है। जहां पे अभी कुल आबादी जनवरी 2023 के अंदर दुनिया की कुल आबादी कितनी थी, 7.94 अरब थी, जबकि 2024 का जनवरी का महीना आते आते 8.02 अरब इसकी जनसंख्या हो गई है, किसकी, वैश्विक हो गई है। सबसे ज्यादा आबादी वाले अगर देशों के बारे में बात करते हैं तो चाइना को पीछे छोड़ करके भारत ने वो स्थान हासिल कर लिया। तो भारत के बाद में चाइना, चाइना के बाद में अमेरिका, अमेरिका के बाद में इंडोनेशिया और पांचवा जो राष्ट्र बना है वो कौन सा है, पाकिस्तान है, जहां पे विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार भारत की जो जनसंख्या वर्तमान में 1.42 अरब या कह सकते हैं 1 अरब 42 करोड़ के आसपास भारत की जनसंख्या वर्तमान में है। अब बात करते हैं इसका जो स्लैब है उसके अंदर कौन सी जनसंख्या कौन से पैरामीटर में फिट बैठती है। तो 1 से लेकर के 14 साल के जो बच्चे हैं उनकी जो जनसंख्या का जो प्रतिशत जाता है कि 25% जनसंख्या है वो इस एस कैटेगरी के अंदर आती है। सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे प्रधानमंत्री कहते भी रहते हैं कि हमारे पास में जो वर्किंग फोर्स है वो यंग वाली है, क्योंकि यहाँ पे 68% जनसंख्या है जो 15 से लेकर के 64 आयु वर्ग के अंदर यहाँ पे शामिल होती है, जबकि 65 साल से ऊपर वाले जो लोग हैं जनसंख्या कितनी है, मात्र 7% ही है। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना कि वैश्विक जनसंख्या जो वृद्धि हुई है वो 1 जनवरी 2023 का वो दिन और 1 जनवरी 2024 के मध्य कितने लोगों की जनसंख्या में फर्क आया। तो आप देख रहे हैं कि 7.94 अरब थी, जबकि जनवरी 2024 से आते आते 8.02 अरब ये हो गई है। चलिए जानते आज के सेशन का अंतिम प्रश्न क्या है। हाल ही में भारत द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑब्जर्वेटरी के लिए कितनी धनराशि को मंजूर किया गया। तो इसका जो आंसर होने वाला है कि भारत ने अभी 1250 करोड़ रुपए, भारत ने 1250 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अब ये है कि ये होगा क्या, ये विश्व भर का एक मात्र यह कह सकते हैं इसको इंटीग्रेटेड स्क्वायर किलोमीटर के में एरे ऑब्जर्वेटरी को बनाया जाएगा। 1 वर्ग किलोमीटर विस्तृत विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण करने में बहुराष्ट्रीय पहल की गई है, जिसके अंदर विश्व के अनेक देश के अंदर इसका कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपनी धन राशि यहाँ पे मुहैया करवा रहे हैं। दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दूरस्थ जो रेडियो स्थानों के मध्य जहाँ के जो जंगल होंगे वहां पे इनको स्थापित किया जाएगा। इसका वो एक एकल दूरबीन नहीं है, हमारे हजारों एंटेना की एक क्या है श्रृंखला है। अब कौन कौन से कार्य करेगी, तो ये जिसके अंदर आकाश गंगा और जो अंतरिक्ष के अंदर जितने भी प्रकार के सौर उपग्रह, ग्रह और बहुत सारी ऐसी जो आकाश गंगा के अंदर होने वाले निरीक्षण होंगे उनका अध्ययन करने के लिए इसकी इकाई के रूप में कार्य करने वाली है। ब्रह्मांड में 3000 ट्रिलियन किमी से अधिक दूरी तक घटनाओं का अध्ययन करने वाला इस प्रकार का ये अभी बनाया जा रहा है। आकाश गंगा का जीवन चक्र का भी क्या करेगा, ये जानकारी हासिल करेगा। और शामिल इसके अंदर जो देश है जिसका मैंने आपको बताया कि वैश्विक स्तर के अंदर बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने इस मुहिम के अंदर भाग लिया, जिसके अंदर यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, नीदरलैंड, कनाडा, चीन, फ्रांस, भारत, इटली, न्यूजीलैंड, स्वीडन और जर्मनी, इसके अलावा इत्यादि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस मुहिम के अंदर क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। और भारत ने भी वर्तमान में 1250 करोड़ रुपए की धनराशि दे करके और अपना जो है यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सहयोग राशि इनको दी है। तो आज के सेशन के अंदर इतना ही। बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।